हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, एक मेजर रोल प्ले किया था। आप लोगों ने जैसे पिछले मेरे सेगमेंट में पढ़ा ही होगा कि अंग्रेजों ने क्या किया, एक मार्केट हब बना दिया था इसको, हमारे भारत को। तो अब यहाँ से कच्चा माल ले जाकर यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां से तैयार फिनिश्ड गुड को हमारे मार्केट में सेल कर देते थे ऊंचे दाम पर। कम दाम में यहाँ से ले जाते और ऊंचे दाम में यहाँ पर बेचते। तो अब जब हमें आज़ादी मिली तो हमने डेवलपमेंट भी किया। तो इंडस्ट्री ने जो क्या किया, एक मेजर रोल प्ले किया डेवलपमेंट में। अब इंडस्ट्री के आने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, जो ग्रोथ है वो बढ़ गई पीपल की, वैल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला सबको। और प्लस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो मॉडर्नाइजेशन हो गया। मतलब हमारे देश का एक तरह से मॉडर्नाइजेशन हो गया इंडस्ट्रीज के आने के बाद। तो अभी क्या हुआ, 2030 और 40 इसमें क्या हुआ, 20% इंक्रीज हो गई हमारी जीडीपी। क्यों हुई? तो अब क्योंकि देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, और हमने क्या किया, इनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल जिसको कहते हैं, हमने इनके अंदर ग्रोथ करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने नई नई स्किल सीखनी शुरू कर दी और भी कई तरह की चीज। तो अब हमने जो क्या है, हमने डेवलपमेंट किया, रिसर्च, और हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया रिसर्च में और डेवलपमेंट में, और फिर एक्सपेंशन हुआ पब्लिक सेक्टर का, और कैपिटल गुड्स भी कैपिटल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हुआ, और गुड्स इन इंडस्ट्रीज। जो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है, हाँ जी, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है वो तो बिल्डअप हुई, और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हुई। सो नेक्स्ट वन इज, तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्या थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो सबसे पहले सेक्टरल इम्बैलेंस, जैसे मैंने अपने लास्ट सेगमेंट में भी आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो इसमें क्या हुआ, जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर थे वो, सॉरी माफ कीजिएगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर थे वो टर्सरी सेक्टर के को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इसलिए सेक्टरियल इम्बैलेंस हो गया रीजनल इम्बैलेंस। तो देखिए ऐसा है कि कुछ जगह पर कुछ चीजों की फैक्ट्री नहीं लग सकती। अब जैसे सीधी सी बात है, एक उदाहरण के तौर पे कहती हूँ कि मंदिर के आसपास ना तो आप मीट की शॉप खोल सकते और ना ही वाइन शॉप खोल सकते। तो इस तरह की जो है कुछ मतलब बातें थी वो इम्बैलेंस कर गई। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो इंडस्ट्री को मतलब वो डेवलपमेंट नहीं मिला जो चाहिए था, और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की ज्यादा कीमत, हेल्थ को साइड में रख के, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि सरकार ने क्या किया, टैक्स को रिड्यूस कर दिया और इंपोर्ट को बढ़ा दिया। तो अब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी से ज्यादा, इंक्रीज कैपिटल आउटपुट रेशियो। नेक्स्ट वन इज, तो अब जो ये कम प्रॉब्लम्स आई थी उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आईपीआर, अब जो ये प्रॉब्लम हुई थी उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन आया 1956 में। तो अब इसने क्या क्या किया, इसने किया कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन,
इसको बढ़ावा दिया, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, और इसने डेवलपमेंट किया हैवी इंडस्ट्रीज को, एक्सपेंड किया पब्लिक सेक्टर को, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये नहीं है कि मान लीजिए एक प्रोफेसर या फिर एक मजदूर का वेतन समान है, नहीं, उनको उनकी मेहनत के अनुसार ही वेतन दिया जाए। कि जैसे कि मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और एक और अनदर प्रोफेसर आकर इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, तो मुझे भी वही वेतन दिया जाएगा जो उनको दिया जाएगा, और उनको भी वही वेतन दिया जाएगा जो मुझे दिया जाता है। तो ये था इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन के तहत आया था। और फिर उसके बाद इनका एक काम और था कि जो मोनोपोली है उसको प्रिवेंट किया जाए। तो मोनोपोली, अच्छा एक बात बताइए, मोनोपोली होने से क्या नुकसान हो सकता है? सीधी सी बात है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मान लीजिए, अब आप लोग कहोगे मैडम वही वाला उदाहरण देती है। हाँ जी, तो मान लीजिए एक, चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी की हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, वो 100 रुपये मिलती है। अगर उस पर मोनोपोली हो जाए कि हाँ भाई ये एक ही कंपनी की लिपस्टिक बिकेगी और ये बिकेगी, अब उनकी मर्जी है, मन करे 10,000 की लिपस्टिक लगा दें, भाई कौन लगाएगा? अब जिनको जरूरत है वो तो देखो लगाएंगे ही। तो यानी कि ऐसा है कि वो मोनोपोली होने से ये नुकसान है। तो इनका ये मतलब कि मोनोपोली नहीं, प्रिवेंट करेंगे, मतलब कि कंपटीशन बना रहना चाहिए। हाँ, इससे क्या होता है कि कंपटीशन होने से हमें नई नई तरह की चीजें भी मिलती है, विदेशों के साथ व्यापार भी होता है। मोनोपोली होने से ये संभव नहीं होता। हाँ, कुछ चीजों की तो देखिए मोनोपोली होती ही है, जैसे कि रेमंड का जो म्यूजिक है, अगर आपने देखा होगा कि मतलब उस म्यूजिक के ऊपर उनका कॉपीराइट है, उनको सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट एवरी स्मॉल हैंड इंडिविजुअल, मतलब कि इस चीज के ऊपर उन्होंने बात बढ़ावा दिया कि जो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और इनकम भी हर छोटे से छोटे हाथ को, मतलब जो भी काम कर रहा है उनको इक्वली दे। जैसे मैंने अभी इकोनॉमिक्स वाला उदाहरण दिया, इस तरह से सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देखिए, अब जो ये इंडस्ट्री पॉलिसी रिवोल्यूशन का 1956 का ये जो 3 शेड्यूल हैं, वो क्या क्या, इसके फ्यूचर क्या है? सबसे पहले तो देखिए इसमें 3 शेड्यूल्स होंगे, ये इसके फीचर्स कर रहे हैं हम। A7 के अंतर्गत जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री जो बनाना होगा वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आएगी। मतलब कि हाँ भाई इधर फैक्ट्री बन रही है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये स्टेट को देखना होगा। तो अब प्राइवेट सेक्टर जो होगा, ये शेड्यूल B12 के अंदर है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर के लिए सप्लीमेंट का काम करेगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएगा अगर कमी रह जाए तो एंड शेड्यूल C के अंदर अदर रेजिड्यूल इंडस्ट्री वर लेफ्ट ओपन द प्राइवेट सेक्टर। तो यानी कि जो गैर कानूनी जो फैक्ट्रीज है वो अपना आसरा छोड़ दे, भाई निकलो, बोल कहते ना, खत्म, टाटा बाय बाय, इस तरह से सिस्टम। तो अब स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इससे क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम होगा, और इंडस्ट्री लाइसेंस बनेगा। मतलब कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज की फैक्ट्री, जैसे कि मीट की फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री होती है, वाइन शॉप और मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा। नहीं तो कोई भी ना भाई मुंह उठा के लगा देगा दारू की फैक्ट्री, क्या पता स्कूल के आगे लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो लाइसेंस होगा। तो और प्लस में एक लाइसेंस कंसेशन उन लोगों के लिए होगा जो बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाने से वहां के लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना होगी। हाँ भाई फैक्ट्री लग रही, आओ भाई जिसको काम करना है। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आया, उसमें क्या होता है कि हीरोइन को हीरो के प्रति गलतफहमी हो जाती है और वो पूरे गांव वालों से उस हीरो को पिटवा देती है, और एक्चुअल में जो हीरो था
वो वहां पर फैक्ट्री लगाने आया था। वो मतलब जिसको फैक्ट्री लगानी थी उस फैक्ट्री के मालकिन का वो बेटा था। तो फिर बाद में वो जो उस घर का जो नौकर है, वो भी गांव से रिलेटेड था, वो समझाता है सबको, भाई ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। वो लोग इसलिए, वो आदमी इसलिए यहाँ पर आया था ताकि वो यहाँ पर फैक्ट्री लगाए, ताकि आप लोगों के बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब वो बिना फैक्ट्री लगाए चला जाएगा, तब आप लोगों को, आप लोग भूखे मरोगे। तो फिर आखिर में बस वही सर्व सहमति से हीरोइन जो होती है, हीरो से जाके माफी मांग लेती कि आप फैक्ट्री बंद मत कीजिएगा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। तो वही चीज है। तो मतलब लाइसेंस कंसेशन होगा उन लोगों के लिए जो मतलब बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये था आज का हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक। सो आई होप आपको पसंद आएगा। तो और एक चीज की मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, कल जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी जो आई थी हमारे भारत में, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बाद में ऐड हुई थी, वो 91th अमेंडमेंट एक्ट नहीं, 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुई थी। 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो हाँ 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो लागू हुई थी। तो कल मुझसे एक गलती हो गई थी, तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।